नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। आज हम लव जिहाद के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पिछले काफ़ी समय से लव जिहाद पर चर्चा चल रही है। इसकी पृष्ठभूमि को जानने के लिए कि क्यों इस मुद्दे को बार बार भारतीय समाज में उठाया जाता है, इस पर चर्चा करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट एडिटर मिस्टर शंकर रघुरमन हमारे बीच में। स्वागत है मिस्टर शंकर। शंकर जी, ये बताइए कि लव जिहाद का मुद्दा जो बार बार हमारे समाज में उठाया जाता है, खासकर संघ के जो संगठन है उनके द्वारा, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? भारतीय राजनीति में इसका क्या महत्व है? ये जहाँ तक मुझे मालूम है, ये मुद्दा करीब 1920-30 के दशक से बार बार उठता रहा है। हर बार उसके कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन मूलतः उसमें एक जो धारा बनी हुई रहती है वो इस बात से जुड़ी हुई है कि संघ परिवार के जो लोग हैं वो हमेशा एक असुरक्षा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं बहुमत के समुदाय के बीच, कि आपका अस्तित्व मिट जाएगा, यहाँ से धीरे धीरे समाज इस्लामिक होता जाएगा, मुसलमानों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये एक बड़ा पुराना कैंपेन रहा है उनकी तरफ से, यहाँ तक कि वो ये भी कहेंगे कि सेंसस के जो आंकड़े हैं वो गलत हैं, मुसलमानों की संख्या दरअसल इससे काफ़ी ज़्यादा है। असुरक्षा का जो वातावरण होता है ये बड़ा मुश्किल होता है कि जो समुदाय बहुमत में हो उसके बीच आप असुरक्षा का वातावरण पैदा कर दें। यहाँ उल्टा ही चल रहा है मामला, कि आप बहुमत को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप असुरक्षित हैं और सरकारें हमेशा आपके खिलाफ काम करती रही हैं वगैरह वगैरह। तो इस लव जिहाद के मुद्दे को मेरे ख्याल से इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जैसे तारा सहदेव का एक मसला उठाया है, कुछ और ऐसे मसले उठ रहे हैं कि उनको हिंदू बनकर उनके साथ शादी की गई और बाद में उनको धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया? क्या इन घटनाओं ने इस धर्मांतरण के मामले को और ज़्यादा मतलब मेन उस पर लेके आ गए हैं? व्यापक तौर पे अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ लव जिहाद नहीं शामिल है। एक पूरा कैंपेन है कि हिंदू तुम खतरे में हो, तुम्हारी संख्या घटाई जा रही है, लोगों को तुम्हारे समुदाय से निकाल के दूसरे समुदाय में ले जाया जा रहा है। लव जिहाद उसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ज़बरन कन्वर्जन हो रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो कहते तो ये, अगर आप उनसे पूछें कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब बदल ले तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, तो वो पब्लिक में तो ये कहेंगे कि नहीं, हमें किसी को अपनी मर्ज़ी से बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्ज़ी से नहीं, ज़बरदस्ती से बदलवाया जाता है। जैसे अभी शिवपुरी में जो घटना चल रही है, जहाँ कुछ दलितों ने अपनी मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन कर लिया, मुसलमान बन गए, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिए गए हैं। उन्होंने कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया है कि हम अपनी मर्ज़ी से बदलें, उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने एक ऐसा कानून वो कर लिया है जिसमें अगर आप खुद अपनी इच्छा से अपना धर्म बदलना चाहें तो पहले आपको जाके स्टेट को बताना पड़ेगा। तो इससे ये पता चलता है कि चाहे वो कुछ भी कहें, उन्हें एक्चुअली धर्म परिवर्तन से प्रॉब्लम है। जब से ये नई सरकार बनी है, कई बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी के ये ऐलान किया है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद जब मीडिया में हल्ला मचा तो उससे थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन ये सब एक मानसिकता को दर्शाता है। और लव जिहाद, धर्म परिवर्तन के खिलाफ कैंपेन, भारत को एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना, ये सब एक कुल मिला के एक पैकेज है। वैसे तो कई सारे मतलब भारतीय राजनीति का सांप्रदायिकरण करने के लिए वो कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महिलाओं का इस्तेमाल खास तौर पर, इसलिए इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठाया जा रहा है। अगर आप ऐतिहासिक तौर पे देखें तो ये हमेशा से ऐसा रहा है कि किसी समुदाय का, किसी कौम की इज्जत महिला की इज्जत से जोड़ी गई है। महिला की इज्जत इसमें नहीं है कि उसका अपना एक अस्तित्व हो, वो अपने फैसले खुद करने को आज़ाद हो, ये नहीं है उसका इज्जत। इनकी मंशा में महिला की इज्जत उसके यौन संबंधों से जुड़ा हुआ है, वो काबू में रहे, मर्द समुदाय जो चाहे वो उस दायरे में रहे, इसी में उसकी इज्जत है। इसलिए अगर आप देखें तो जब दंगे भी होते हैं तो तकरीबन हर दंगे में महिलाओं का बलात्कार भी होता है।
क्योंकि उसमें ये लगता है कि अब मैंने तुम्हारी इज्जत लूट ली, तुम्हारी यानी उस पूरे समुदाय की जिससे वो महिला बिलोंग करती है। तो इसमें महिला सिर्फ एक पैसिव सब्जेक्ट है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसके अपने कोई हक नहीं है। वो सिर्फ उस वक्त इन लोगों के लिए उस समुदाय को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अच्छा, दूसरा ये सवाल कि जैसे महिलाओं के एक रक्षा का सवाल उठ रहा है लव जिहाद के मामले में, लेकिन हमने ये देखा हिंदू कम्युनिटीज़ के अंदर ही, खासकर दलित और आदिवासी तबका, जिसको कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो हिंदू समुदाय में मान के चलते हैं, खासकर संघ परिवार, लेकिन जब उसी समुदाय के भीतर जो सामंती ग्रुप हैं हिंदू जातियों के, वो दलित महिलाओं पर हमला करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, जैसे कि हरियाणा के अंदर हुआ, जो खासकर खाप पंचायतें जो हैं वो दलित महिलाओं के खिलाफ, दलित नौजवानों के खिलाफ और प्यार मोहब्बत के खिलाफ वो बातें करते हैं, तब ये जो हिंदूवादी संगठन है इस पर क्यों नहीं अपना कोई कदम उठाते? इसके दो पहलू हैं। एक तो जैसा कि मैंने पहले कहा, महिला की अपनी कोई इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत सिर्फ उन चीज़ों से जुड़ी हुई है जो समुदाय उसके ऊपर लागू करे। तो इसलिए यहाँ पे महिला के हक का उल्लंघन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आपके कोई हक ही नहीं है तो उनका उल्लंघन कैसे होगा? दूसरा, ये जो आपने राजनीतिक बात कही कि ये दलितों को और बाकी सारे पिछड़े हुए तबकों को एक साथ जोड़ना एक हिंदू समुदाय के तौर पे, ये राजनीति के लिए ज़रूरी है। ये राजनीति के लिए ज़रूरी है क्योंकि आप चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इस वक्त भी जो लव जिहाद का सारा कार्यक्रम चल रहा है, वो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वो इसलिए कि अब आने वाले 13 तारीख को उत्तर प्रदेश में 11 जगह उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 4 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। तो अब लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले से अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में लगातार कुछ न कुछ इस किस्म के सांप्रदायिक तनाव पैदा किए जा रहे हैं। ये तो साफ है कि संघ परिवार का अगर आप इतिहास उठा के देख लें, ये बात सही है कि उनका फॉर्मल पोजीशन ये रहता है कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं और हम हिंदू समुदाय के तमाम जातियों को एक जगह एकत्रित करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप संघ परिवार के लीडरशिप को देख लें, वो हमेशा उच्च जाति के लोगों से ही बना है। संघ का अपना, चाहे वो भारतीय जनसंघ रहा हो या अब भाजपा हो, चुनावों में भी उनका जो कोर बेस रहा है वो हमेशा अपर कास्ट पे आधारित रहा है। तो उसमें दलित महिला का उत्पीड़न उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं। वो जब चुनाव में दलित की ज़रूरत पड़ती है तब बात और है। तो अब सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर का जो सांप्रदायिक दंगा है वो चुनाव से पहले का दंगा है, लेकिन चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ही 650 सांप्रदायिक घटनाएं घट चुकी हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोटी छोटी घटना को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। क्या ये संघ परिवार की रणनीति है कि कोई बड़ी घटना होने से पहले वो कुछ छोटे छोटे मतलब प्रयोग कर रहे हैं कि समाज में इसका क्या असर पड़ता है, राजनीति में इसका क्या असर पड़ता है? क्या हिंदुस्तान की राजनीति गहरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है? 2014 के लोकसभा चुनाव में जो रणनीति रही भाजपा की, उसकी तरफ ध्यान दें तो उसके दो पहलू थे। एक तरफ देश के अधिकतर हिस्सों में उनकी कोशिश ये थी कि आप कहें कि 2002 के घटना को भूल जाओ, ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान है कि हम विकास की तरफ ले जाएंगे इस देश को। देश के अधिकतर हिस्सों में ये एक कैंपेन था, लेकिन कुछ हिस्सों में जैसे उत्तर प्रदेश में बड़ा साफ साफ सांप्रदायिक कैंपेन चला। यहाँ तक कि एक दौर ऐसा आया था जब अमित शाह को उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने से इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने फिर वो पाबंदी हटा ली थी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि 15 अगस्त के अपने भाषण में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 10 साल के लिए हमें एक मॉरेटोरियम लगा देना चाहिए सांप्रदायिक दंगों पे। ये पहली बात तो ये अपने आप में बड़ा अजीब सुनने में लगता है कि कोई प्रधानमंत्री ये कहे कि भैया कुछ दिनों के लिए किट कैट ब्रेक ले लो, दंगे अभी नहीं 10 साल बाद करेंगे। कोई प्रधानमंत्री ये कहेगा कि भाई दंगे खत्म होने चाहिए, कोई ये थोड़े कहता है कि कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं। लेकिन उससे भी इस रणनीति की तरफ आपको संकेत मिलता है कि कोई बड़ा दंगा ना हो, छोटे छोटे छोटे
मुद्दे उठा के जगह जगह जहाँ ज़रूरत हो, टैक्टिकल तौर पे जहाँ वो काम आए वहाँ आप सांप्रदायिक तनाव पैदा कीजिए, जहाँ उससे आपको फ़ायदा नहीं होना वहाँ रहने दीजिए। ये तो उनकी रणनीति है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है, चाहे वो चाहें या ना चाहें, कि आप जिस चीज़ को शुरू करते हैं उसको आप पूरी तरीके से कंट्रोल तो नहीं कर पाते ना। तो अगर जगह जगह सांप्रदायिक तनाव आप पैदा कर रहे हैं तो कुल मिला के एक ध्रुवीकरण की तरफ तो आप बढ़ेंगे ही। उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, खासतौर पर क्योंकि यूपी की कमेटी ने इस मुद्दे को उठाया है, तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में यूपी का जो पहले से ही एक ध्रुवीकरण हुआ है और ज़्यादा ध्रुवीकरण तेज होगा, या इसको जो वहाँ की मौजूदा जो ताकतें हैं जो ध्रुवीकरण के खिलाफ है वो इसको किसी हद तक रोक पाएंगी? यहाँ पे दिक्कत दो लेवल पे है। पहला ये कि भाजपा ने, अगर आप देखें किसको उन्होंने ये बाई इलेक्शन कैंपेन का इंचार्ज बनाया, योगी आदित्यनाथ, तो उससे बड़ा क्लियर संकेत मिलता है कि भाजपा की राजनीति क्या होगी। दूसरी तरफ ये कि इस वक्त जो पार्टी सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, उसे भी कुछ हद तक ये ध्रुवीकरण सूट करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि इस वक्त मुस्लिम समुदाय का मत बटा हुआ हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है सोचे कांग्रेस को वोट दें, कुछ सोचें बसपा को वोट दें, कुछ सोचें सपा को दें। अधिकतर हिस्सा, ये बात सही है कि सपा के साथ ही है, लेकिन अगर ध्रुवीकरण और तेज़ किया जा सके तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो ये मुस्लिम वोट जो है वो भी कंसोलिडेट हो जाएगा सपा के पीछे। तो इसलिए इस स्थिति में जहां एक तरफ से दंगे करवाने के या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही हो, और दूसरे तरफ से जो सत्ता में है वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो कि इसे रोका जाए, ऐसे में उस पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल ही लगता है मुझे। यानी कि एक खतरनाक संकेत है उत्तर प्रदेश, बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होती हुई मुझे दिख रही है उत्तर प्रदेश में। हम अभी चर्चा कर रहे थे मिस्टर शंकर से। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।